बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं राना वलीउल्लाह सादकी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूं और ये हमारा एक सिलसिला जो चल रहा है 9th क्लास के लेक्चर से रिलेटेड। तो ये वीडियो यूनिट नंबर 4 हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जो है उस चैप्टर से रिलेटेड है। इससे पहले इस यूनिट की ऑलरेडी 2 वीडियोस जो है अपलोड कर दी गई हैं। तो आज आपके सामने इस यूनिट से रिलेटेड लेक्चर नंबर 3 है, यानी कि वीडियो नंबर 3 आज आप देख रहे हैं। तो व्यूअर्स, आप जानते हैं कि हम पहले रीडिंग करते हैं, रीडिंग करने के बाद फिर हम उस पैराग्राफ से रिलेटेड जो भी पॉइंट्स होते हैं उनको डिस्कस करते हैं। ट्रांसलेशन भी है, उसमें ग्रामर के पॉइंट्स भी हैं, एक्टिव पैसिव हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम डिस्कस करते हैं, ट्रांसलेशन हम देखते हैं। तो आज भी इंशाल्लाह ताला उसी पैटर्न पर हम आपके सामने ये पैराग्राफ नंबर 4 लेकर आए हैं। तो पहले मैं इसकी रीडिंग करता हूँ। ऑन द नाइट ऑफ द माइग्रेशन, a tribal chief of the disbelievers, Abu Jahl, in a fit of fury, headed towards Hazrat Abu Bakr Siddiq's home. He began to knock at the door violently. Addressing Hazrat Asma Raziyallahu Ta'ala Anha, he demanded, "Where is your father?" She politely replied, "How would I know?" This response shows the wisdom and courage of Hazrat Asma Raziyallahu Ta'ala Anha. She didn't make a statement that would give him a clue. She simply posed a counter question that infuriated Abu Jahl. He slapped Hazrat Asma's face so hard that her earring fell off, but she remained steadfast and did not reveal the secret. जी व्यूअर्स, तो ये थी हमारी रीडिंग। अब हम इसकी ट्रांसलेशन करते हैं। तो स्टार्ट हम करेंगे डेफिनेटली यहाँ से। पैराग्राफ नंबर 4 है हमारा कि ऑन द नाइट ऑफ द माइग्रेशन, हिजरत की रात, आ ट्राइबल चीफ, एक कबायली सरदार, ऑफ द डिसबिलीवर्स, कुफार का। हिजरत की रात कुफार का एक कबायली सरदार अबू जहल, इन आ फिट ऑफ फ्यूरी। इन आ फिट ऑफ फ्यूरी जो है ये क्या है? ये एक ईडियम है। तो हम देखेंगे कि ईडियम होता क्या है। मैंने इससे पहले भी एक दो तीन वीडियोस में आपको मैंने बताया कि ईडियम क्या होता है, लेकिन आज फिर आपके सामने मैं डिटेल में रखता हूँ कि ईडियम होता क्या है। तो व्यूअर्स, हमारा जो पॉइंट है जो हमने डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ईडियम से रिलेटेड कि ईडियम होता क्या है। तो ये देखिए आपके सामने लिखा हुआ है कि एन ईडियम इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, के ये अल्फाज का एक ऐसा ग्रुप होता है whose meaning is different from the meaning of the individual words, कि जिसके मीनिंग जो इंडिविजुअल वर्ड्स हैं, यानी जो एक एक वर्ड है जब हम उनकी ट्रांसलेशन करते हैं वर्ड्स की तो वो कुछ और होती है, और जब हम उस पूरे ईडियम की ट्रांसलेशन करते हैं तो उसका मीनिंग कोई और निकल आता है। मतलब कहने का ये है कि ईडियम जो है वो ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स है कि जिसके इंडिविजुअल मीनिंग तो अलग होते हैं, लेकिन जब हम उसको एज ए होल देखते हैं उस ईडियम को तो उसका मीनिंग जो है वो इंडिविजुअल जो मीनिंग है उनसे कुछ अलग होता है। अब आपके सामने मैं रखता हूँ एक तो एग्जाम्पल्स। जैसे आप देख रहे हैं ये लिखा हुआ है कॉल इट अ डे। अब कॉल आपको पता है बुलाने के मीनिंग में होते हैं, आवाज के मीनिंग में है, डे कहते हैं दिन को। तो अब ये तो इंडिविजुअल मीनिंग हो गए इसके, लेकिन अब जब हम देखेंगे एज ए होल इस इडियम का मतलब क्या, तो वो इन जो मीनिंग से डिफरेंट होगा। तो मीनिंग क्या है? स्टॉप वर्किंग ऑन समथिंग। तो आप इस इडियम को उस वक्त इस्तेमाल करते हैं कि जब आप किसी चीज पर काम करना जब बंद कर देते हैं तो आप कहते हैं कि मैंने इसे आई हैव कॉल्ड इट अ डे, यानी मैंने अपना काम जो है वो अब स्टॉप कर दिया है, बंद कर दिया। तो आप देख रहे हैं कि जो मीनिंग थे वर्ड टू वर्ड वो कुछ और है, और जो एक मुकम्मल इडियम का मीनिंग देखा हमने वो बिल्कुल जो है वो डिफरेंट निकला। इसी तरीके से जैसे है हिट अ सैक। अब हिट कहते हैं मारना और सैक कहते हैं बोरी को। तो बोरी को मारना ये तो इसका एक इंडिविजुअल मीनिंग निकल रहा है। देखते हैं जो असल मीनिंग है, रियल मीनिंग है इस इडियम का वो क्या है। वो है गो टू स्लीप। तो जब आप ये इडियम इस्तेमाल करते हैं कि हिट अ सैक, तो इसका मतलब है कि आप जो है वो सोने के लिए जा रहे हैं। और इसी तरीके से एक लास्ट हम देख लेते हैं एग्जाम्पल। तो आपके सामने है कि लिखा हुआ है गिव समवन द कोल्ड शोल्डर। गिव देना होता है, समवन से मुराद है कोई भी शख्स, और कोल्ड शोल्डर ठंडा कंधा। अब ये तो ये इंडिविजुअल जो है इसके मीनिंग निकल रहे हैं, बट जो इसका रियल मीनिंग होगा वो बिल्कुल इट विल बी ऑल टुगेदर जो है वो डिफरेंट। तो अब आप देखें कि इसका मतलब है इग्नोर समवन। तो व्हेन
we use this idiom, तो we are conveying a message that someone is ignoring someone. तो यानी जब कोई शख्स किसी शख्स को नज़रअंदाज कर रहा होता है, जैसे उर्दू में इस्तेमाल करते हैं किसी के साथ सर्दमोरी से पेश आना, तो फिर हम ये इडियम इस्तेमाल करते हैं, गिव समवन द कोल्ड शोल्डर। तो ये था हमारे सामने के इडियम क्या है, और मैंने आपको एग्जांपल से बताया, लेकिन इंशाल्लाह जल्द ही आप लोगों के लिए इडियम से रिलेटेड भी लेक्चर्स का एक सिलसिला शुरू करूंगा, तो उसमें भी चीज़ आप डिफरेंट इडियम्स जो है वो सीखेंगे इंशाल्लाह ताला। तो अब हम अपने टॉपिक की तरफ दोबारा वापस चलते हैं। तो अभी देखिए जो इडियम है इन अ फिट ऑफ फ्यूरी, तो इसका अगर हम इंडिविजुअल मीनिंग देखें, फिट कहते हैं दौरे को, फ्यूरी कहते हैं तैश या गुस्सा, तो गुस्से का दौरा, तो ये कोई मतलब इतना वाज़ेह नहीं हो रहा। तो अब इसका जो रियल मीनिंग है इस इडियम का वो है इन अ फिट ऑफ फ्यूरी, का मतलब है तैश के आलम में या गुस्से के आलम में। तो ये जो अबू जहल था ये तैश के आलम में हेडेड टुवर्ड्स हजरत अबू बकर सिद्दीक होम, तो ये तैश के आलम में हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जो थे उनके घर की तरफ हेडेड, आगे को बढ़ा। अब ये देखिए पास्ट इंडेफिनिट है, क्योंकि इसमें देख लें हेडेड अबू जहल, हेडेड अगर हम देखें दरमियान से इडियम निकाल दें, तो आपको मैंने पहले भी कई दफ़ा बताया है कि जो पास्ट इंडेफिनिट होता है उसमें हम पॉजिटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं करते और सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो हेडेड है ये सेकंड फॉर्म है। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के जो उर्दू फिक्रे हैं उनके आखिर में आता है अलिफ छोटी है बड़ी है, या फिर इस तरह के फिक्र लफ्ज भी आ सकते हैं, ता था, ती थी, ते थे। बहरहाल हमने यहाँ इसका तर्जुमा किया है आगे बढ़ा, तो आप देख रहे हैं कि हमने अलिफ इसके आखिर में लेकर आए हैं। तो अब इसकी जो है मुकम्मल सेंटेंस की जो है ट्रांसलेशन क्या होगी वो आपके सामने मैं रखता हूँ। हिजरत की रात कुफार का एक कबायली सरदार अबू जहल तैश के आलम में हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के घर की तरफ आगे को बढ़ा। अब यूर्स मैंने ये पहले भी शायद आपको एक्सप्लेन किया हुआ, ये जो कॉमा और एस आप देख रहे हैं तो ये है एपोस्ट्रोफी, ये हम इस्तेमाल करते हैं टू शो सम पोजेशन एंड रिलेशन of something with something या with something with someone etc. तो उर्दू में हम इसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं का, की, के। हज़रत अबू बकर सिद्दीक होम का मतलब है हज़रत अबू बकर सिद्दीक का घर। तो इंसानों के लिए नॉर्मली एपोस्ट्रोफी इस्तेमाल की जाती है जब आपने इस तरह के लफ्ज़ों का तर्जुमा करना होता है का, की, के, लेकिन उससे हटकर, इंसानों से हटकर ज़्यादातर हम ऑव इस्तेमाल करते हैं, ओ एफ, ऑव। तो जैसे द लेग ऑफ द चेयर, कुर्सी की टांग, तो उसमें हम जो है एपोस्ट्रोफी इस्तेमाल करेंगे। तो नॉर्मली हम जो है वो एपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल जो है वो यूज इट फॉर ह्यूमन बींग्स, बट जैसे ये होता है संडेज न्यूज़पेपर तो हम इस्तेमाल कर लेते हैं एपोस्ट्रोफी, टुडेज मैसेज, इस तरह के कुछ वर्ड्स हैं जहां हम एपोस्ट्रोफी इस्तेमाल कर लेते हैं इंसानों से हटकर। लेकिन ज़्यादातर आप लोगों ने जब का, की, के का मतलब लेना है तो आपने इंसान से हटकर जो है वो ऑफ जो है ओ एफ, ऑफ इस्तेमाल करना है जी। तो आगे चलते हैं। ही बिगेन, उसने शुरू कर दिया, ये भी पास्ट इंडेफिनिट है क्योंकि इसमें भी आप देख रहे हैं हेल्पिंग वर्ब नहीं है, और बिगिन और बिगेन की सेकंड फॉर्म है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस की निशानी है। ही बिगेन, उसने शुरू कर दिया, टू नॉक, दस्तक देना शुरू कर दी, और कहाँ दस्तक देना शुरू कर दी, एट द डोर, दरवाजे पर दस्तक देना शुरू कर दी, और कैसे कर दी, वायलेंटली, जोर जोर से। अब ये वायलेंट से के आगे जो एल वाई लगाया, ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि एल वाई आमतौर पर जब लग जाता है किसी लफ्ज के साथ तो वो आमतौर पर एडवर्ब बन जाता है। अब दूसरी बात यह कि आप देख रहे हैं कि व्यूअर्स यहाँ आया नॉक, और नॉक के साथ आप देख रहे हैं कि उन्होंने प्रेपोजिशन यूज किया है बुक वाले ने एट। तो नॉक एट का मतलब होता है दस्तक देना, नॉक एट के साथ नॉक ऑन भी लगा देते हैं, बोथ आर करेक्ट। अगर आप दस्तक देना के लिए नॉक ऑन लगाते हैं वो भी करेक्ट है, और अगर आप नॉक एट लगाते हैं तो वो भी करेक्ट है। अब इसमें एक चीज जो है बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। यहाँ जो आया ही बिगेन टू नॉक, इससे रिलेटेड एक पॉइंट है जो मैं आपके सामने रखता हूं। तो व्यूअर्स अब हमारे सामने जो पॉइंट है वो है जेरंड, ये जो आप देख रहे हैं जेरंड्स और इन्फिनिटिव से रिलेटेड। जेरंड्स और इन्फिनिटिव से रिलेटेड मैंने पिछले भी कुछ लेक्चर्स में, क्योंकि ये बार बार जब आते हैं तो मैंने उसको कई दफ़ा एक्सप्लेन किया, डिटेल में एक्सप्लेन किया है। अब यहाँ मैं आपको ब्रीफली बता देता हूँ कि जेरंड्स क्या होते हैं, वो वर्ड्स जो आईएनजी फॉर्म में होते हैं, और इन्फिनिटिव क्या होते हैं, इन्फिनिटिव जो होते हैं जो टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आ रही होती है, टू गो या टू से, टू सेट, तो
तो ये जो टू सेट, टू से, टू गो, ये सब जो टू मीट एक्सेट्रा, ये आपके इन्फिनेटिव है। तो अब हम पॉइंट जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो क्या है, वी कैन यूज जेरेंड्स एज वेल एज इन्फिनेटिव्स विद द फॉलोइंग वर्ब्स। मैं भी आपके सामने एक लिस्ट रखूंगा कुछ वर्ब्स की, तो उनसे रिलेटेड ये पॉइंट है कि ये जो वर्ब्स हैं, ये वर्ब्स जब आते हैं और इन वर्ब्स के बाद दोबारा से कोई वर्ब आ जाता है, तो आप उस वर्ब को, जो अगला वर्ब है, यानी दोबारा पॉइंट सुन ले, पॉइंट ये है कि आपका ये जो वर्ब्स है, मैं भी चलिए आपके सामने रख देता हूँ लिस्ट। ये जो है बिगिन, स्टार्ट, फिनिश, एंड, लव, हेट, लाइक, डिसलाइक, तो ये कुछ वर्ड्स हैं, ये वर्ब्स हैं। जब ये वर्ब्स आ जाएं आपके किसी भी सेंटेंस में और इन वर्ब्स के फौरन बाद एक और वर्ब आ जाए, तो आप जो अगला वर्ब होगा आप उसे जेरेंड के तौर पर भी लिख सकते हैं, यानी आईएनजी फॉर्म में भी लेकर जा सकते हैं, और आप उसे इन्फिनेटिव के तौर पर भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि इन्फिनेटिव होता है टू के साथ फर्स्ट फॉर्म। तो अब हम फिर इसको भी एग्जाम्पल के जरिए जो है वो चेक कर लेते हैं। अब आप देखिए लिखा हुआ है ही बिगेन रनिंग ऑन द रोड। ये जो रनिंग है, ये असल में हमारा रन दूसरा वर्ब था। एक बिगिन था, वो तो अकॉर्डिंग टू पास्ट इंडेफिनिट टेंस चल रहा, तो हमने बिगिन को बिगेन कर दिया। अब जो अगला वर्ब आया उसके बारे में वी हैव टू ऑप्शंस कि हम वी कैन मेक इट जेरेंड एज वेल एज जो है वो इन्फिनेटिव। इस सेंटेंस में आप देख रहे हैं कि हमने इसको जेरेंड बना दिया, और जेरेंड क्या है कि आईएनजी फॉर्म है, तो रन को रनिंग कर दिया तो जेरेंड बन गया। अब यही फिक्रा जो है वो, चूंकि उससे मैं बताया कि बिगिन के बाद जो वर्ब आएगा वो जेरेंड भी हो सकता है और वो इन्फिनेटिव भी हो सकता है। तो अब अगली देखें, हमारे पास जो ऑप्शन है उसमें हमने इसको लिखा है कि ही बिगेन टू रन। ये जो हमने टू रन कर दिया तो ये हमने इसको इन्फिनेटिव बना दिया। इसका मतलब है कि ये सेंटेंस जो है दोनों तरह से ठीक है। एक जगह पर हमने रन को रनिंग करके जेरेंड बना दिया, और दूसरी जगह पर रन को टू रन करके इन्फिनेटिव बना दिया। तो ये हमारा पॉइंट है कि ये जो हमारे वर्ब्स हैं, इन वर्ब्स के फौरन बाद जो वर्ब आएगा, हम उस वर्ब को जेरेंड भी बना सकते हैं और हम उस वर्ब को जो है वो इन्फिनेटिव भी बना सकते हैं। अब एक और हम सेंटेंस देख लेते हैं, आई लव ईटिंग बिरयानी। तो लव जो है आप देख रहे हैं वो भी इस जो है वो लिस्ट में मौजूद है। तो लव के बाद जो ईट वर्ब दोबारा आया तो हमने उसको जेरेंड बना के ईटिंग कर दिया। लेकिन हम इसको इन्फिनेटिव में भी लेके जा सकते हैं, जैसा कि इस सेंटेंस में देख लें, आई लव टू ईट जो है वो, आई लव टू ईट बिरयानी। तो ये जो टू ईट किया, ये मैंने इसको आपको के सामने इन्फिनेटिव बना दिया। तो इसका मतलब है कि पॉइंट ये है कि वो जो हमारा पूरी लिस्ट है, ये 8-10 वर्ड्स हैं, इसमें ये बताया गया है कि ये वर्ब जो है जब भी किसी सेंटेंस में आए और इनके फौरन बाद कोई और वर्ब आ जाए, तो आप उसको जेरेंड यानी आईएनजी फॉर्म में भी कर सकते हैं, लिख सकते हैं, और उसको आप जो है वो इन्फिनेटिव यानी टू के साथ सिंपल फर्स्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जी, अब आगे हम चलते हैं। तो यहाँ उन्होंने लिखा ही बिगेन टू नॉक, तो इसको इस तरह भी किया जा सकता था, ही बिगेन नॉकिंग। He began to knock at the door violently। तो उसने यानी अबू जहल ने क्या किया कि उसने जोर जोर से दरवाजे पर दस्तक देना शुरू कर दी। एड्रेसिंग हजरत अस्मा रजी अल्लाह ताला अन्हा, और हजरत अस्मा रजी अल्लाह ताला अन्हा से मुखातिब होते हुए, एड्रेस कहते हैं मुखातिब करना। एड्रेस वैसे ये जो होता है, जो हमारा जैसे घरों का एड्रेस है, उसके भी स्पेलिंग यही होते हैं। एड्रेस नाउन के तौर पर आता है तो वो खिताब भी होता है, और ये वर्ब के तौर पर आ रहा है तो उसका मतलब है मुखातिब होना। एड्रेसिंग हजरत अस्मा ही डिमांडेड, तो हजरत अस्मा से मुखातिब होते हुए ही डिमांडेड। अब डिमांड वैसे तो कहते हैं मुतालबा करना, लेकिन यहाँ है दरियाफ्त करना। तो उसने दरियाफ्त किया, वेयर इज योर फादर, तुम्हारे वालिद कहाँ हैं। शी पोलाइटली रिप्लाइड, तो आपने यानी हजरत अस्मा रज़ी अल्लाह अन्हा ने शाइस्तगी से जवाब दिया। पोलाइटली, इसमें भी पोलाइट के साथ जो ly आ रहा है, ये भी इसने इसको एडवर्ब बना दिया। She politely replied, तो आपने शाइस्तगी से जवाब दिया। How would I know, मैं कैसे जान सकती हूँ। तो दिस रिस्पॉन्स शोज, तो आपका ये जो रिस्पॉन्स है, ये जो जवाब है, ये जाहिर करता है। अब व्यूअर्स, अभी तक हम पास्ट इंडेफिनिट को ज्यादा इस यूनिट में डिस्कस कर रहे थे। अब ये जो सेंटेंस है दिस रिस्पॉन्स शोज, तो इसका मतलब है कि ये अब आ गया आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किस तरह है, जैसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में पॉजिटिव सेंटेंसेस में हम हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं करते, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी ऐसा होता है कि आप पॉजिटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन पास्ट इंडेफिनिट में आप सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं और प्रेजेंट इंडेफिनिट में आप फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि यहाँ आ गया शो। तो ये
सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, और इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो उर्दू सेंटेंसेस होते हैं उनके आखिर में ता है, ती है, ते हैं के अल्फाज आते हैं। तो वैसे मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट से रिलेटेड 2 वीडियोस अपलोड करती हैं, उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में अभी सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंसेस को उसमें डिस्कस किया गया है। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो वो दोनों वीडियोस जरूर देखें। तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो पॉजिटिव सेंटेंस, क्योंकि वो बड़े टेक्निकल सेंटेंस है, तो उनसे रिलेटेड वीडियोस है दोनों, उनको देखें। और प्रेजेंट इंडेफिनिट से रिलेटेड जो लेक्चर 3 है वो भी इंशाल्लाह ताला जल्द अपलोड कर दिया जाएगा जी। दिस रिस्पॉन्स शोज, ये जवाब जाहिर करता है, द विजडम, दानिशमंदी को जाहिर करता है, एंड करेज, और जुर्रत या हिम्मत को जाहिर करता है, ऑफ हजरत अस्मा रजी अल्लाह ताला अन्हा। तो वो हजरत अस्मा रजी अल्लाह ताला अन्हा की दानिशमंदी और जुर्रत को जाहिर करता है। व्यूअर्स, मैंने आपको शायद पहले भी किसी वीडियो में बताया हुआ कि ये जो लफ्ज है OF, ये इसको हम आमतौर पर ऑफ पढ़ते हैं, ये ऑफ नहीं है, ये है ऑव, यानी वी की साउंड हमें निकालनी है, ऑव वो। तो इसको भी आपने ज़हन में रखना है। तो अब ये जो आया विजडम और ये जो आया करेज, ये है नाउन, लेकिन ये है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन से रिलेटेड भी मैंने एक लेक्चर में पहले आपको बता दिया हुआ है। इसलिए अगर आपने हमारी पिछली वीडियोस नहीं देखी, जरूर देखें, क्योंकि वो इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा लिंक्ड है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि ये आप मत सोचें कि ये लेक्चर जो है किसी खास क्लास से रिलेटेड है। ये लेक्चर जो है इंग्लिश के जो भी आ रहे हैं, अपलोड किए जा रहे हैं, ये इसमें आपके इंटरेस्ट की और आपके सीखने की बहुत सी बातें हैं। तो आप हर लेक्चर को सुने, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा आप अपनी इंग्लिश में इम्प्रूवमेंट महसूस करेंगे। तो अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स वो नाउन होते हैं कि जो फीलिंग्स को या जो आपसे कहते हैं स्टेट को, कैफियत को शो करते हैं, और नॉर्मली दे डोंट हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस, इनका एक मादी वजूद नहीं होता। जैसे एक टेबल है, उसका एक मादी वजूद है, वो नजर आ रही है, दीवार है, वॉल है, वो सामने नजर आ रही है, आप उसको टच कर सकते हैं, या फूड है, खुराक है, आप उसको पकड़ सकते हैं, खा रहे हैं, देख रहे हैं आप। इसी तरीके से पानी है, ये चीजें जो हमें नजर आ रही हैं, तो वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन से हटकर होती है। और वो चीजें जो हमें नजर नहीं आ रही, जैसे कि दानिशमंदी, और ये जो जुर्रत है नजर नहीं आती, ब्रेवरी, बहादुरी नजर नहीं आती, वेलर, शुजाअत नजर नहीं आती, ट्रूथफुलनेस जो है, सच्चाई नजर नहीं आती, तो दे आर कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। तो दिस रिस्पॉन्स शोज द विजडम एंड करेज ऑफ हजरत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। तो ये जवाब जो है वो हजरत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की दानिशमंदी और जुर्रत को जाहिर करता है। She didn't make a statement. She didn't जो है क्या चीज़ है, didn't असल में did not है। तो इससे रिलेटेड भी मैं आपके सामने एक पॉइंट रखता हूँ, हम उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो अब हमारा अगला जो पॉइंट है वो क्या है, वो है कंट्रैक्शंस। कंट्रैक्शंस क्या होती हैं, तो आपके सामने भी आ जाता है, ये है कंट्रैक्शंस क्या है। इट इज़ अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ अ वर्ड, यानी जब किसी लफ्ज को आप शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं तो दिस फॉर्म इज कॉल्ड कंट्रैक्शन। कैसे, जैसे अभी आपने देखा डिडंट, असल में तो ये डिड नॉट था, लेकिन डिड नॉट को जब शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया तो ये कंट्रैक्शन बन गई, और ये कंट्रैक्शन बन गई डिड नॉट की, और वो क्या थी, डिडंट। तो इसी तरीके से जैसे हीज है, हीज जो है ये कंट्रैक्शन है, शॉर्ट फॉर्म है, किसकी है, ये ही इज या ही हैज की जो है वो शॉर्ट फॉर्म है। इसी तरीके से डजंट जो है वो शॉर्ट फॉर्म है डज नॉट की, यानी डज नॉट को जब हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे डजंट, तो ये शॉर्ट फॉर्म है, यानी कि कंट्रैक्शन है। और इसी तरीके से हैवंट जो है वो शॉर्ट फॉर्म है हैव नॉट की, और वेयर जो है वो है वी आर की। तो ये होती हैं कंट्रैक्शन। तो नॉर्मली जो कंट्रैक्शन जो है वो आर यूज्ड इन इनफॉर्मल राइटिंग, या फिर आप कह सकते हैं इन स्पोकन जो है वो आपकी इंग्लिश में इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप फॉर्मल राइटिंग कर रहे हैं तो यू मस्ट अवॉइड राइटिंग जो है कंट्रैक्शंस। मतलब अब जैसे है कि आप एक फॉर्मल लेटर लिख रहे हैं, या आप इम्तिहान में जो है कोई ऐसे लिख रहे हैं, तो उसमें आपने इन चीज़ों में, चूंकि फॉर्मल राइटिंग होती है, इसमें आपने जो है कंट्रैक्शन जो है वो मत नहीं लिखनी। लेकिन वैसे आप एक दोस्त को लेटर लिख रहे हैं, आप एक मैसेज कर रहे हैं, या आप किसी के साथ कन्वर्सेशन कर रहे हैं, तो उसमें आप जो है वो ये कंट्रैक्शन यूज कर सकते हैं। बल्कि स्पोकन में तो कंट्रैक्शन ही ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है, उसमें डिड नॉट इतना इस्तेमाल नहीं, डिडंट इस्तेमाल किया जाएगा, डजंट इस्तेमाल किया जाएगा, तो उसमें तो इसको प्रीफर किया जाता है। बल्कि
जी, अब हम आगे चलते हैं कि शी डिडंट मेक अ स्टेटमेंट, डिड नॉट शो कर रहा है, डिडंट शो कर रहा है, डिड नॉट को, डिड नॉट जो है वो है पास्ट इंडेफिनिट, और मैंने भी बताया उसके आखिर में आएगा अलिफ छोटी है बड़ी है या फिर ता था, ती थी, ते थे। तो आपने कोई ऐसा बयान नहीं दिया, अलिफ आ गया। That would give him a clue कि जो उसको यानी अबू जहल को कोई इशारा देता, क्लू कहते हैं इशारा। अब यहाँ भी एक पॉइंट जो है वो आपको मजीद मैं एक्सप्लेन करूंगा, तो इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि ये वीडियोस जो हैं इन वीडियोस को जरूर देखें, आपकी जो है वो नॉलेज को जो है बहुत ज़्यादा ये अपडेट इंशाल्लाह करेंगी। तो अब हमारा अगला पॉइंट क्या है, तो अगला पॉइंट हम डिस्कस करेंगे द यूज ऑफ वुड। तो व्यूअर्स मैंने आपको ये भी बताया हुआ कि ये जो USE है, ये जो लफ्ज़ है ये नाउन के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है और वर्ब के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। जब हम इसको नाउन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं तो इसकी प्रोनाउंसिएशन है यूज, और जब हम इसको वर्ब के तौर पर इस्तेमाल करते हैं तो फिर हम इसकी प्रोनाउंसिएशन करेंगे यूज, जी साउंड देंगे, वर्ब के तौर पर सा साउंड देंगे आप नाउन के तौर पर। क्योंकि यहाँ ये लिखा गया है एक नाउन के तौर पर, तो मैं इसको पढ़ रहा हूँ द यूज ऑफ वुड। तो वुड का इस्तेमाल, उससे रिलेटेड एक बड़ा टेक्निकल पॉइंट आपको मैंने समझाना है। इफ अ सेंटेंस स्टार्ट्स विद एनी पास्ट टेंस, अगर आपको कोई फिक्रा किसी भी पास्ट टेंस में आप स्टार्ट कर बैठे हैं, पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट परफेक्ट है, किसी भी पास्ट टेंस में आपने उसको स्टार्ट कर लिया है, तो वी कैन नॉट यूज शेल और विल। तो आप उसके रिमेनिंग पार्ट में जो है हम शेल और विल इस्तेमाल नहीं कर सकते इन द सेम सेंटेंसेस, यानी उसी सेंटेंस में आप या उसके रिमेनिंग पार्ट में आप विल शेल इस्तेमाल नहीं कर सकते। रादर वी मस्ट यूज वुड इन प्लेस ऑफ शेल और विल। तो अगर आपको उससे अगले पार्ट में शेल या विल का इस्तेमाल करना है, तो चूंकि आप कर नहीं सकते तो आपने उस शेल और विल को फिर वुड से रिप्लेस कर देना है। तो ये है टेक्निकल पॉइंट कि वुड का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है। नॉर्मली शेल, विल और वुड जो है उन सेंटेंसेस में इस्तेमाल किए जाते हैं जिनके आखिर में गा, गी, गे वगैरह आता है। लेकिन जब आ जाता है इस तरह की सिचुएशन कि आप किसी सेंटेंस को पास्ट में स्टार्ट कर लें और अब आपने उस फिक्रे में गा, गी, गे का मतलब देना है, तो डेफिनेटली आपके ज़हन में आएगा कि मैं शेल या विल को भी इस्तेमाल करूं, लेकिन आप नहीं कर सकते। तो आपको शेल और विल में से जो भी इस्तेमाल करें उसको आपने वुड्स में रिप्लेस कर देना है। और ये भी एक थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग है, कुछ बच्चे या कुछ लोग समझते हैं कि विल को तो वुड में कर देंगे और शेल को शुड में कर देंगे, तो ये गलत चीज़ है। शेल हो या विल हो, दोनों को आपने वुड में इस्तेमाल करना है। तो ये एक टेक्निकल पॉइंट है वुड से रिलेटेड। दूसरी बात है कि वुड जो है ये पास्ट में भी इस्तेमाल हो जाता है। जैसे अभी आप देखिए इस फिक्रे में जो वुड आया है, तो ये पास्ट में इस्तेमाल हो रहा है कि डैट वुड गिव हिम अ क्लू, कि जो उसे कोई सुराग देता। तो ये असल में पास्ट ही है। तो यहाँ भी आपने वुड को इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी वुड कई जगह पर पास्ट के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। और दूसरा मैंने आपको उसका टेक्निकल पॉइंट बता दिया कि ये विल और शेल को रिप्लेस करता है उस सेंटेंस में कि जिसका स्टार्ट आप पास्ट में कर लेते हैं। शी डिडंट मेक अ स्टेटमेंट, तो आपने कोई ऐसा बयान नहीं दिया डैट वुड गिव हिम अ क्लू, के जो उसे जो है कोई इशारा देता। तो शी सिंपली पोज्ड अ काउंटर क्वेश्चन, और हुआ क्या कि आपने महज, सिंपली का यहाँ मतलब है महज, आपने महज सवाल के बदले में सवाल कर दिया। यानी इससे अंदाजा था कि कितनी ज्यादा शी वॉज वेरी वाइज लेडी, कि आपने झूठ भी नहीं बोला और आपने उस सवाल को इस तरह से घुमा दिया कि आपने जो है वो सवाल के बदले सवाल कर दिया। वो ये था कि हाउ वुड आई नो, मैं कैसे जान सकती हूँ। तो शी सिंपली पोज्ड अ काउंटर क्वेश्चन, तो आपने महज सवाल के बदले में सवाल कर दिया। दैट इन्फ्यूरिएटेड अबू जहल, कि जिसने अबू जहल को तैश दिला दिया या बरहम कर दिया। He slapped हजरत अस्मा's face, उसने हजरत अस्मा के चेहरे पर थप्पड़ रसीद कर दिया। स्लैप का मतलब होता है थप्पड़ मारना, थप्पड़ रसीद करना। चूंकि पास्ट इंडेफिनिट आ रहा है तो हमने तर्जुमा किया कि थप्पड़ रसीद कर दिया। दूसरी बात है कहाँ कर दिया, हजरत अस्मा's फेस। अब यहाँ भी आप देखें ये एपोस्ट्रोफी आ रही है, कॉमा और एस। मैंने भी आपको बताया कि इसका मतलब होता है का की के। तो उसने हजरत अस्मा के चेहरे पर थप्पड़ रसीद कर दिया। सो हार्ड, इतनी जोर से, डेट हर इयररिंग फेल ऑफ, कि आपकी जो कान की बाली थी वो दूर जा गिरी। उसने हजरत अस्मा के चेहरे पर इतनी जोर से थप्पड़ रसीद किया कि आपकी कान की बाली दूर जा गिरी। बट शी रिमेन्ड स्टेडफास्ट, लेकिन आप साबित कदम रही। रिमेन कहते हैं रहना, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट चल रहा है तो हमने तर्जुमा किया रही। और स्टेडफास्ट कहते हैं साबित कदम, यानी वो शख्स जो किसी बात पर कायम रहता है, डट जाता है। बट शी रिमेन्ड स्टेडफास्ट, लेकिन आप साबित कदम रही। एंड डिड नॉट रिवील द सीक्रेट, और आपने राज अफशा ना किया।
तो व्यूअर्स देखें ये भी जो सेंटेंस है डिड नॉट, तो ये भी पास्ट इंडेफिनिट को शो कर रहा है क्योंकि ये नेगेटिव है। तो पास्ट इंडेफिनिट का जो नेगेटिव सेंटेंस होता है उसमें डिड आता है और फर्स्ट फॉर्म आती है, जैसे कि यहाँ आया था शी डिडंट मेक, तो डिड के साथ मेक फर्स्ट फॉर्म। इसी तरीके से यहाँ देख रहे हैं डिड नॉट रिवील, तो डिड के साथ रिवील जो है फर्स्ट फॉर्म है। और आपने जो है राज अफशा नहीं किया। तो व्यूअर्स ये था हमारा आज का लेक्चर और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इस लेक्चर को में जो मुख्तलिफ चीज़ों को सीखा है, ट्रांसलेशन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने देखे हैं, ग्रामर से रिलेटेड पॉइंट्स आपने देखे हैं, आपने देखा कि हमने जो है वो किस तरीके से सेंटेंसेस को पहले वर्ड टू वर्ड्स जो है वो हम ट्रांसलेट करते रहे, उसके बाद हमने क्लॉज वाइज जो है उसका तर्जुमा देखा, क्योंकि असूल ये है कि जब आप ट्रांसलेशन लिखें तो क्लॉज वाइज या सेंटेंस वाइज लिखें, वर्ड टू वर्ड जो है ट्रांसलेशन लिखी नहीं जाती। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। तो अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, और अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन को क्लिक कर दें। तो इंशाल्लाह ताला एक नई वीडियो के साथ जल्दी ही आपके सामने दोबारा हाजिर होऊंगा। उस वक्त तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। तो अल्लाह ताला आपको दुनिया जहान की खुशियाँ अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़।